करते हैं ये चैप्टर सेंटर ऑफ मास। इजी चैप्टर है, ठीक है। और देखते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी तक जब तक हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे जब तक हम लोग, तो वहां पे हम लोग मान के चलते थे, मोशन है, वहां पे हम लोग मान के चलते थे कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। हम लोग यही हमेशा मान के चलते थे कि फोर्स किसी ना किसी पॉइंट पे लग रही होगी, तभी हम फोर्स का एंगल निकाल लेते थे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा मान के चलते थे फोर्स जो है हमेशा पॉइंट मास पे लगती है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने, मान लो कोई अगर एक बड़ी सी रिजिड बॉडी है, ठीक है, ठीक, या फिर मान लो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं और इन सब के ऊपर फोर्स लग रही है, तो कैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सब इतनी इतनी दूरी पे पड़े हैं कुछ, है ना, सबके ऊपर फोर्स लगा दी, कौन कहाँ जाएगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है। अगर मैं इस पेन को देखो क्या करूंगा कि एक पॉइंट ऐसा जरूर ढूंढ लूंगा, देखो अभी ये गिर रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे ये मेरी उंगली पे बैलेंस हो जाएगा, ये देखो बैलेंस हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे पूरे पेन का मास लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि पूरे पेन को हम सिर्फ एक पॉइंट से पकड़ सकते हैं और यहीं से इसका पूरा मास कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। फिर से समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी इमेजिनरी पॉइंट वेयर द होल मास या फिर कंप्लीट मास, वेयर कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का सारा मास एक पॉइंट पे, ठीक है, ये इमेजिनरी पॉइंट पे महसूस किया जा सकता है। वेयर द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम कैन बी फेल्ट या फिर कैन बी एज्यूम्ड, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे पूरे सिस्टम का मास हम एक ही जगह, मान लो ये पेन है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे मास नहीं है या फिर यहाँ पे मास नहीं है, मास तो सभी जगह है, पर हम इस पूरे मास को एक जगह पे, मान लो एक जगह पे कहीं पे बैलेंस कर सकते हैं, ये देखो ये बैलेंस हो गया था, ठीक है। तो ये जो एक जगह बैलेंस हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब हमें यही करना है, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करना सीखना है, कैसे निकाला जा सकता है, वो सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है, ठीक है। सो हेडिंग डाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पॉइंट, टू मास सिस्टम, ठीक है। बच्चा, एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है। आप मान लो आपके पास ये पेन था, ठीक है, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं यहां से फेंकू, ये पेन घूमते 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 जाएगा, इस तरीके से देखो, ये पेन यहाँ पे घूमते घूमते जाएगा, जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ से फेंका, यहाँ पे, ये पेन यहाँ पे घूमते 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 जाएगा, पर इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा सीधा जाएगा, ये पेन ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो एरो हो गया, एरो हो गया, ठीक है, फिर एरो हो गया, फिर एरो हो गया। तो इस तरीके से पेन गोल गोल तो घूमता जाएगा, पर इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा एक ही लाइन में चलेगा। इसकी वजह से हम इसको कभी भी पेन को पूरा पेन ना मान के हमेशा एक सेंटर ऑफ मास मानते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ पे जा रहा है, इसका रास्ता कैसा होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मानने से बस ये बात समझो कि कैलकुलेशंस आसान हो जाती है, ठीक है। सिस्टम जो भी बड़े से बड़ा सिस्टम हो ना, वो खुद भी चल रहा हो, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भी हो, तब भी हम सिर्फ एक पॉइंट मान लेंगे तो पूरा सिस्टम देखना ही नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक। सो सेंटर ऑफ मास फॉर अ टू मास सिस्टम, ठीक है। सो मान लेते हैं, कंसीडर टू मासेस, टू मासेस ऑफ मास m1 and m2 are kept
two masses m1 and m2 are kept at a distance r1 and r2, ये दोनों वेक्टर है, फ्रॉम ओरिजिन देन मान लो दो मासेस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे दो मासेस हैं m1 और m2। ये ओरिजिन से रखा है r1 वेक्टर की दूरी पे, ये ओरिजिन से रखा है r2 वेक्टर की दूरी पे। अगर हमें इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पक्का है कि सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं पे बीच में होगा। मान लो दो मास है, इनके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे इसका सारा मास लाई करेगा, हाँ या ना? इस यहां से लेके यहां तक के वेक्टर को क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा आर सेंटर ऑफ मास। ठीक है। सो अगर हमें चाहिए ये पॉइंट या ये पोजीशन चाहिए, तो हम हमेशा लिखते हैं आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, सॉरी, अपॉन m1 प्लस m2। कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो हम करते हैं मास इनटू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मास इनटू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो सेंटर ऑफ मास की एक और डेफिनेशन बुक में लिखी होती है। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास is defined as the sum of product of masses and their respective position vector divided by their total mass। ठीक। सो सेंटर ऑफ मास को हम कह सकते हैं सम पहले ये सम है, प्रोडक्ट मतलब मास और उसका वेक्टर, मास इनटू उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर टोटल मास। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो हम पूरे सिस्टम का क्या निकाल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, मैं पूछना चाहूंगा क्या मेरी बातें यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आएगा? ठीक, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन से समझेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले तो हम ये देख लेते हैं, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास, अगर मान लो दो मासेस हैं, ठीक है, दो मासेस हैं और वो किसी पोजीशन पे रखे हैं r1 वेक्टर और r2 वेक्टर की पोजीशन पे। क्वेश्चन है, ठीक है, टू मासेस, टू मास ऑफ 3 kg, एक मिनट रुको, टू मास ऑफ 3 kg एंड 5 kg are kept at position vector, are kept at position vector of 2 I cap plus 3 j cap and 6 I cap plus 4 j cap, then find their सेंटर ऑफ मास। बेटा सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं होता, ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता है एक पॉइंट। ये पूरा पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? एक कोई पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ये जगह है। ठीक है, इस जगह का एड्रेस बता दो तो ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक, तो ये जगह जैसे निकालनी होती है तो हम लिखते हैं आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर, m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास। ठीक है, m1 कितना है बेटा? 3, r1 वेक्टर कितना है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसी तरह m2 कितना है? 5, r2 वेक्टर कितना है? 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप।
अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 5, 3 टू जा 6, 6 आई कैप, 3 3 जा 9, 9 जे कैप, 6 5 जा 30, 30 आई कैप, 5 4 जा 20, 20 जे कैप, 5 प्लस 3 8, 6 और 30 36 आई कैप, 9 और 20 29 जे कैप अपॉन 8। ठीक है, तो ये आ गया आर सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन आ गई। ठीक है, आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये आ गया 36/8, 36/8 आई कैप प्लस 29/8 जे कैप। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। ठीक, सो हमें कभी भी सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तो हम लोग हमें कभी भी सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकालने वाले हैं। ठीक है, अब बताइएगा मेरी बात